नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं CTV हेल्प डेस्क। ये कार्यक्रम खास महिलाओं के लिए है। आज मैं और डॉक्टर अनन्या आपके सामने एक और टॉपिक लेके आए हैं जो खास महिलाओं से संबंधित है, जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, ये समस्या महिलाओं में होती है और इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय है और इससे क्या क्या तकलीफें महिलाओं को होती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमें तो पहले ये बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसे सोनोग्राफी में बताया जाता है कि उसको चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो पेशेंट ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या। तो उसके बारे में कुछ जानकारी। एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियम जो होता है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसका प्रेजेंट होना यूट्रस के अलावा कहीं और, गर्भाशय के अलावा भी उस लाइन का कहीं और प्रेजेंट होना। तो इसमें क्या होता है, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये है कि यूट्रस की लाइनिंग जब कहीं और प्रेजेंट होती है तो कुछ ब्लड नीचे आता है, यूट्रस सर्विक्स से बाहर चले जाता है वजाइना में होते हुए, और कुछ ब्लड है जो बाहर वापस से अंदर की तरफ चले जाता है। अब ये लाइनिंग कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। यूट्रस से रिलेटेड फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, वहाँ हो सकती है, ओवरीज हो सकती है, अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स हो सकते हैं, रेक्टम हो सकता है जहाँ से हम पॉटी करते हैं, या आप समझिए डिस्टेंट ऑर्गन्स भी इसमें हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक हमने ना लंग एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सुना है, इसे हम कैटामेनियल कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जान के लिए भी घातक हो सकता है। एम्स में फ़िलहाल इस कैटामेनियल एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर स्टडी शुरू है। लंग में एंडोमेट्रियोसिस होगा तो क्या होगा, जब भी हर महीने उसको पीरियड्स आएंगे तो वो खांसने या फिर छींकने के थ्रू उसका ब्लड बाहर आते रहेगा, बिकॉज उसकी लंग की लाइनिंग में एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट है। तो ऐसे लोगों को प्लूरल टैपिंग करना, यानी कि जब वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है लंग्स में तो उसको निकालना, उनको सांस में तकलीफ होना, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ वेरी रेयर एंडोमेट्रियोसिस इन द लंग्स होना। बट हाँ, ऐसी एक चीज़ है, इट कैन बी दैट सीवियर। ये तो था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। अब बताइए कि ऐसी कौन सी वुमेन्स है, हाई रिस्क वुमेन्स, जिनमें ये हो सकता है। हाई रिस्क विमेन में वो विमेन जिनका हाइमेन परफोरेटेड ना हो प्रॉपर्ली। अब हमारा जो हाइमेन होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एनाटॉमी के वक्त बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि हाइमेन एक पर्दा होता है जो हमारे वजाइना से हमारे यूट्रस के बीच का एक कनेक्शन होता है। क्या होता है, हमारे हाइमेन में थोड़े थोड़े से छेद होते हैं जिसके कारण हमारा ब्लड बाहर आता है हर महीने। जिन लोगों में वो छेद ना हो, कम हो, यानी कि इम्परफोरेटेड हो बिल्कुल तरीके से हाइमेन, तो उनका ब्लड बाहर नहीं आ पाता, तो कहीं जमा होएगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा ना, तो वो उनको उल्टे डायरेक्शन में जाने लगता है, तो उनको एंडोमेट्रियोसिस होने लगता है। ये कुछ हाई रिस्क विमेन है हमारे पास। तो जब हम बात करते हैं हाई रिस्क, मतलब कि उनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम उन्हें हाई रिस्क कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी वो विमेन जिनको प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हुई है, पीरियड्स जल्दी आए हैं, वो विमेन, पीरियड्स का आने को हम कहते हैं मिनार्क। तो अगर उनको मिनार्क जल्दी आई है तो वो विमेन को हो सकता है आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस। दूसरे जो ग्रुप होता है वो विमेन होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में एंडोमेट्रियोसिस है। अगर मेरी मदर को एंडोमेट्रियोसिस है तो मुझे 6 to 7 टाइम्स रिस्क है कि मुझे हो जाए। मतलब आप समझिए कि 6 to 7 टाइम्स से मेरा हाई रिस्क होना बढ़ गया है। जैसे हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो कुछ लोगों को तो पेन होता है एंडोमेट्रियोसिस में, इसलिए हम डिटेक्ट कर पाते हैं, वो डॉक्टर के पास सही समय पे चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, जब उन्हें बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब उनको इनफर्टिलिटी के इशू होते हैं, तब हम जब उनको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है, इसके कारण उनको इनफर्टिलिटी हो पा रही है। अब आपने मुझे कहा चॉकलेट सिस्ट इन ओवरी का मतलब क्या होता है। ब्लड जब जमा हो जाता है उस जगह पे तो वो चॉकलेट के रंग का होने लगता है, मरून, ब्राउन, ऐसे रंग का। तो क्योंकि उसका रिजेम्बलेंस चॉकलेट के कलर से होता है, इसलिए हम उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में वो चॉकलेट सिस्ट इन ओवरी वैसा हमें दिखता है, इसलिए हम उसे चॉकलेट सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमा ऐसा कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे चॉकलेट सिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस से ही रिलेटेड हो, काफ़ी सारी वैरायटी होती है रिलेटेड। डॉक्टर अनन्या, हमें अब ये बताइए कि किस एरिया तक ये फैल सकता है, अगर एक बार हो गया तो जैसे मैंने कहा आउटसाइड द यूट्रस कहीं भी। आप सर्विक्स वजाइना ले लो या फिर ऊपर के साइड में ले लो, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, ओवरीज हो गए, आपकी इंटेस्टाइन्स हो गई, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया, या मानो लंग्स भी हो गए, कहीं भी, इट कैन बी एनीवेयर।
आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन जैसा आपने पूछा एरियाज कौन से होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। यूट्रस के अलावा जहाँ पे भी होता है उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसमें कुछ साइंस या सिम्टम्स है जो हम जज कर सके कि ये इस समस्या से हम ग्रसित हैं? हाँ जी। सो साइंस और सिम्टम्स यानी कि आपको ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण मैं सस्पेक्ट करूँगी एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर ऐसा क्या आप महसूस कर रहे हो जिसके कारण आप डॉक्टर तक जाते हो। सो जो आप महसूस कर रहे हो वो सिम्टम है, जो मैं देखूँगी असेस करूँगी उसे मैं साइंस कहूँगी। सो पहले मैं बताती हूँ कि कितना कॉमन है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक का, इस एज ग्रुप में करीब 10% महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस होता है। इतना कॉमन है। जैसे पीसीओ बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वैसे ही एंडोमेट्रियोसिस भी है। सो जब हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, या मोस्ट कॉमनली जो हमें सिम्टम पता चलता है, मतलब कि जो पेशेंट को महसूस होता है वो होता है पेन, सीवियर पेन होना एब्डोमेन में पीरियड्स के वक्त। अब हम तो ये नॉर्मली कहते हैं कि पीरियड्स में पेन होना तो नॉर्मल है, ये तो हर किसी को होता है। हाँ, हर किसी को होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या वो हमेशा ही होता है? दूसरी चीज़, इन लोगों में पीरियड्स के अलावा भी पेन चलता रहता है, ऐसे थ्रू आउट द मंथ थोड़ा थोड़ा पेन उनको चलता रहेगा। या फिर बहुत ही वियर्ड सा सिम्टम्स होंगे, जैसे कि उनको रेक्टम में पेन हो रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रेक्टम वो जगह है जहाँ से हम स्टूल्स पास करते हैं, मतलब कि जहाँ से हम पॉटी करते हैं उस जगह को हम एनस और अंदर का एरिया रेक्टम होता है। तो वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को कमर में हद से ज़्यादा पेन होता है। तो इसके रीजंस हैं कि जहाँ जहाँ वो एंडोमेट्रियम में डिपॉजिट्स होते जाते हैं वहाँ वहाँ उनको पेन शुरू होता है। हम पहले बात करते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस की। स्कार एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो भी यूट्राइन लाइनिंग है वो कनेक्ट हो जाती है हमारे स्कार से। समझो पिछला सीजर था, कम परसेंटेज में होता है, ऐसा नहीं कि सारे सीजर वालों को स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो, लेकिन जब कुछ लोगों में होता है वो। जब यूट्राइन लाइनिंग स्कार से कनेक्ट हो जाती है तो एवरी मंथ जब वो ब्लीड करती है तब उसका स्कार फूलने लगता है। टिपिकली वो ये महसूस करती है कि जैसे ही मैं ब्लीड कर रही हूँ, मेरा महीना आ रहा है, मेरे स्कार का साइज़ बढ़ रहा है, और फिर महीना जाने के बाद वो कम हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से बढ़ जाता है, और साथ में वहाँ पे पेन भी रहता है उसको, क्योंकि वो कलेक्शन वहाँ पे हुआ ना जहाँ पे उसकी जगह थी नहीं। एक हो गया हमारा स्कार एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा मैंने आपको बताया कि पेन ड्यूरिंग द मेंसेस होना। तीसरा मैंने आपको बताया कि अदर टाइम्स ऑफ द मंथ में भी पेन उसको होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे नर्व्स होती हैं जहाँ पे डिपॉजिट्स होता है। तो साइटिक नर्व में जब वो डिपॉजिट होगा तो वहाँ कंप्रेस करेगा, तो उस नर्व का पेन रेडिएट होगा उसको कमर में और अपने पैरों में, यानी कि लोअर लिम्स में। या फिर आप मानिए कि अगर उसके ओवरीज में है तो उसको उस साइड का पेन, उस ओवरी का, साथ में उसको इनर पार्ट ऑफ थाइस में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों का होता है कि रेक्टम में बहुत अजीब सा पेन होते रहता है, करंट लगे जैसा, या फिर बहुत तेज़ पेन होना, या फिर कुछ नहीं तो ऐसे मीठा मीठा पेन थ्रू आउट द टाइम चलना। पांचवा सिम्टम होता है कि कभी भी इनको ब्लीड होने लगते हैं। स्पॉट्स ऑफ ब्लीड इनको राउंड द मंथ कभी भी हो जाते हैं, मतलब कि जो उनकी साइकिल चलती है महीने के 5-6 दिन ब्लीड होना और फिर रुक जाना, इनको स्पॉटिंग कभी भी आ जाती है। ये तो साइन और सिम्टम्स के बारे में हो गया। तो अब हमें ये बताइए डॉक्टर अनन्या कि CA-125 क्या चीज़ है? CA-125, CA का मतलब होता है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर, थोड़ा मेडिकल टर्म ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा। CA-125 एक मार्कर है, मतलब कि इसका लेवल से हम बताते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है, पर ये मार्कर काफ़ी सारी चीज़ों का मार्कर होता है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में CA-125 रेज होता है। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत ही पैनिक में कि आपने मुझे CA-125 बोला था, इसका तो रेज हो गया है वैल्यू, मैंने गूगल किया, इट मीन्स आई हैव कैंसर, डू आई हैव कैंसर? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि CA-125 बहुत सारी कंडीशंस में रेज होता है, वैसे ही अगर एंडोमेट्रियोसिस में रेज है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसमें रेज होगा। नेक्स्ट रीसेंट अपडेट ये आया है कि CA-125 मार्कर को अब इतना असेंशियल नहीं माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस में। अब हमारे पास बाकी सारे अदर थिंग्स हैं ये समझने के लिए कि एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी क्या है। एग फ्रीजिंग क्या है, इसके बारे में भी काफ़ी सुनने मिलता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यस,
हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एग फ्रीजिंग के बारे में बात की थी। मैं फिर से बताती हूँ, एग फ्रीजिंग का मतलब होता है कि राइट टाइम पे हमारे एग्स को निकालना बाहर और उन्हें फ्रीज करने रख देना। अब ये किन लोगों में मैं कहूँगी एग फ्रीजिंग करवाना ज़रूरी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी है, वो लोग जो 30-35 के ऊपर हैं और उनको लगता है कि उनको अभी शादी या फिर बच्चे फ़िलहाल नहीं करने हैं। थर्ड थिंग, जिनको पता है कि उनका AMH यानी कि ओवेरियन रिजर्व होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, उससे पता चलता है कि हमारे अंडों की क्वालिटी कैसी है, हमारा अंडे किस तरीके से बन रहे हैं। अगर उनका AMH लो है तो उन लोगों को एग फ्रीजिंग के लिए जाना चाहिए। चौथा, अगर उनको कैंसर है या फिर वो कैंसर के किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमारी ओवरीज जहाँ पे अंडे बनते हैं वो जगह अफेक्ट होती है, तो वो लोग एग फ्रीजिंग प्रेफर कर सकते हैं। अब हम एंडोमेट्रियोसिस में एग फ्रीजिंग के बारे में आजकल इसलिए बात करते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में क्वालिटी ऑफ एग कम हो जाती है। अब जब उसमें क्वालिटी ऑफ एग कम होगी तो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी जब दोनों कम हो रही है तो उसका फर्टिलिटी रेट भी थोड़ा कम रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो अगर वो प्यूबर्टी एज में है तो उसके एग्स को हम कुछ नहीं करते हैं, लेट इट ग्रो एज दे आर ग्रोइंग। अगर उनके 30-35 से ऊपर है, 25 से हमारी एग क्वालिटी थोड़ी सी चेंज होना शुरू होती है और 35, 32, 34 के ऊपर हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस मिल जाते हैं हमारी एग क्वालिटी में। सो अगर आप अपना फर्टिलिटी डिले करना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न तो आप उसके लिए जा सकते हैं एग फ्रीजिंग के लिए। एग फ्रीजिंग में हम अपने आपके एग्स को निकालते हैं अंडर ऑल एसेप्टिक कंडीशंस, मतलब कि पूरे प्रिकॉशंस लेके हम आपके एग को रिट्राइव करेंगे, उसे हम फ्रीज कर देंगे और सेफ एनवायरनमेंट में रखेंगे। आपको जब फिर फर्टिलिटी आप चाहते हो कि आप अब बच्चा करना चाहते हो तब आप उन एग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस कोई रीज़न नहीं है ना कि शादी करनी चाहिए। शादी करने के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, सही इंसान का मिलना, सही समय का मिलना, आपका उतना इंडिपेंडेंट होना कि आप शादी कर पाओ। सो एक कोई बीमारी के कारण आप अपनी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस नहीं चेंज कर सकते हो। सो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का खासकर रिलेशन एग फ्रीजिंग से इतना ज़्यादा आजकल हमें समझ में आने लग गया है। अगर कोई इस समस्या के साथ साथ भी प्रेग्नेंट होना चाहता है कोई लेडी, तो क्या वो हो सकती है? मैंने जैसे अभी बोला कि एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स में प्रेग्नेंट होना और नॉर्मल पेशेंट से प्रेग्नेंट होने में फ़र्क आता है थोड़ा, क्योंकि हमारा AMH अफेक्ट होता है इसमें एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन ही हमें बताता है कि हमारी फर्टिलिटी कैसी है। सो हाँ, इनमें थोड़ा चेंजेस होते हैं पर इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन योर AMH। ऐसा नहीं है कि जितने भी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं तो उन सबकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपका AMH ठीक है तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट। अगर आपका सिस्ट का साइज़ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो और IVF में भी अगर आप IVF के लिए जाते हैं तो इन पेशेंट्स में प्रेग्नेंट होने में बाकियों के कंपैरिजन में रेट्स थोड़े कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट्स बिल्कुल नहीं प्रेग्नेंट हो पाते हैं। हमारे पास अनगिनत आजकल एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं, अनगिनत। सो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं तो बहुत समय अपनी फर्टिलिटी नेचुरल में मत खींचिए। 1-2 महीने अगर ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा है तो आप राइट एक्सपर्ट के पास जाइए और उन्हें ट्राई करने दीजिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF को हम कहते हैं। सो आपके रिप्रोडक्शन में असिस्ट करने का काम करते हैं हम एक्सपर्ट्स। इसके अगर ये हो जाए किसी को तो उसके बारे में बताइए कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा जाएगा कि आपके पीरियड्स रोक दो। जैसा मैंने बोला कि पीरियड्स आते हैं तब इसकी प्रॉब्लम पीरियड्स के कारण है कि पीरियड्स उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ब्लड का एक्यूमुलेशन कहीं और हो रहा है, ब्लड कहीं और रुक रहा है, या फिर नीचे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हाइमेन बराबर रप्चर नहीं हुआ है। सो इसका मैं ट्रीटमेंट ये दूंगी कि पीरियड्स रोक दो। एक बीच में मीम आया था कि अगर USA में पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है तो हम उन्हें ट्रीट करते हैं दवाई देके। इंडिया में पता चलता है एंडोमेट्रियोसिस है तो हम बोलते हैं प्रेग्नेंट हो जाओ। तो इसका सल्यूशन ऐसा है कि मैं अपने पीरियड्स रोकना चाहती हूँ। तो अगर आप प्यूबर्टी एज ग्रुप में हो या फिर ऐसा है कि आप अभी प्रेगनेंसी नहीं डिज़ायर करते हो तो मैं आपको दवाई दे के उसे रोकूंगी। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी डिज़ायर करते हो या फिर आपका AMH कम है और आपको डिले नहीं करनी चाहिए और आप प्रेगनेंसी चाहते हो कि मेरी फ्यूचर में रहे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रेगनेंसी पहले प्लान कर लो।
क्योंकि आप 9 मंथ्स रहोगे प्रेग्नेंट तब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, उसके बाद आप 6-9 महीना फीड कराओगे तब आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो आपका मोटे तौर पर 1.5 साल का वक्त तो ऐसे ही हो गया ना जब पीरियड्स नहीं है, तो नेचुरली आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो गया। ऐसे कई सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनका एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो जाता है क्योंकि उनको इतना लंबा टाइम मिला होता है बिना पीरियड्स का। लेकिन कुछ है पेशेंट्स, कुछ परसेंटेज जिनको उसके बाद भी चलता है या फिर कम उसमें चलता है, ऐसा है। लेकिन हाँ, डिफरेंस तो आता है। डायग्नोज कैसे करें इसमें? आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको पेन वगैरह बताया, लेकिन वो बहुत वेरीड है, सिर्फ उसके भरोसे पे सब कुछ नहीं हम डायग्नोस कर सकते। जब आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपका रेक्टम एग्जामिनेशन करके कई बार देखेंगे कि वहाँ पे कोई डिपॉजिट्स हैं क्या, या फिर वो आपका जो होने ही वाला है वो है सबसे कॉमनली अवेलेबल हमारे पास रिसोर्स होती है, वो है USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पता चल जाता है। अगर सोनोग्राफी में नहीं पता चल रहा है तो MRI होता है, MRI में पता चलता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि हम अंदर दूरबीन डालते हैं पेट से और उसमें लैप्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। अगर उसमें बहुत कम एंडोमेट्रियोसिस रहे, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से सिर्फ स्पॉट्स और डिपॉजिट्स रहे तो वो भी दिख जाते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है एंडोमेट्रियोसिस। USG कॉमनली सबकी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें वो चीप है इन्वेस्टिगेशन, वो अवेलेबल है वाइडली और उसमें हार्म नहीं होता है ऐसा कुछ। डायग्नोसिस के साथ मैं आपसे प्रिवेंशन की बात करना चाहूँगी। वैसे तो इट्स एन एबनॉर्मलिटी जो हमें बचपन से मिली हुई है। जैसे मैंने कहा कि 6 to 7 फोल्ड्स जेनेटिक जो भी डिसऑर्डर्स हैं या आपको कोई भी यूट्रस ओवरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस 6 to 7 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 6 to 7 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस। जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो अब अगर कोई चीज़ हेरिडिटरी या जेनेटिक है तो उसे तुम कैसे ही हटाओगे ना, उसका तो पता ही आपको प्यूबर्टी में चलने वाला है कि हुआ है नहीं हुआ है। तो एक और स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि अगर आप जंक फूड नहीं खाते, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं या फिर आप स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखते हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव यानी कि आप खुद स्मोक कर रहे हैं, उसमें आप कुछ पार्ट अंदर लेते हो और कुछ छोड़ते हो। पैसिव स्मोकिंग यानी कि कोई और स्मोक करके छोड़ रहा है और आप वो पूरा का पूरा फिर अंदर लेते हो ना, अगर आपके आसपास स्मोकिंग हो रही है तो। इसलिए स्मोकिंग एक्टिव हो या पैसिव हो, इट इज़ हार्मफुल। तो इन लोगों में इनके थोड़े चांसेस ज़्यादा दिखे हमको एंडोमेट्रियोसिस के। एक लेडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे इंडिया में हमारे पास कटरीना कैफ है जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस है। ब्यूटीफुल विमेन जिनके चेहरे पे कोई फीचर्स ना पता चले, उन्हें भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। PCO में हमें अक्सर चेंजेस मिलते हैं, एक्ने वगैरह मिलते हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब वैसे ही हमारे पास एक इंडो अमेरिकन एक्टिविस्ट है, पद्म लक्ष्मी। उनका पूरा नाम है पद्म पार्वती लक्ष्मी वैद्यनाथन। पद्म पार्वती लक्ष्मी वैद्यनाथन इज़ एन इंडो अमेरिकन ऑथर, एक्टिविस्ट, मॉडल, एक्ट्रेस। इन्हें एंडोमेट्रियोसिस था। 28-29 साल की उम्र में इनका डायग्नोस हुआ था एंडोमेट्रियोसिस। तो आप सोचिए, प्यूबर्टी से लेकर 28-29 साल, करीब 12-15 साल तक शी वॉज इन पेन और उन्हें नहीं पता चला एंडोमेट्रियोसिस है। और वो एक न्यूयॉर्क सिटी ऐसी जगह पे रह रही थी, मतलब एक इतनी ज़्यादा डेवलप जगह जहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, शी इज़ एजुकेटेड, उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चला बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इवन एजुकेटेड सोसाइटीज़ में नहीं है डिसीजेस के बारे में। इन्हें पेन होता था और इनकी मदर इनको हमेशा कहती थी कि पीरियड्स में तो पेन होना नॉर्मल है। वो सहती गई पेन बस। शी ग्रू अप, उनका शादी हुई, उनका डिवोर्स तक हो गया, तब भी उनको पता नहीं चला। आफ्टर दैट शी गॉट टू नो कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, इसके कारण उन्हें पेन होता है, इसके कारण इनको इतनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हो रही हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को मिलिए। हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं। आप अपना अगर लैक करते जाएंगे अपने कंडीशंस को, अपने पेन को, अपने डिस्कम्फर्ट को, तो आपको इससे आगे जाके और प्रॉब्लम होगी और शायद हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम हो। इसलिए जो चीज़ सबसाइड हो सकती है उसे राइट टाइम पे सबसाइड कर लीजिए। एक और चीज़ होती है जो एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। इंडिया के बाहर हमें ये सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी मिलते हैं। वहाँ पे सब लोग मिलते हैं, हर महीने अपनी बातें डिस्कस करते हैं, क्या उन्हें फील हुआ आपस में शेयर करते हैं।
तो जब हम अपने दुख वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो कम होते हैं, और हमें अपने जो सोल्यूशन होते हैं उसके साथ हमें किसी और का भी सोल्यूशन मिलता है। तो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमें अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में तो सभी को है ना। तो इसलिए ऐसे एंडोमेट्रियोसिस सपोर्ट ग्रुप्स हैं। वैसे इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी है, इंडियन एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी। ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, ये इवन डॉक्टर्स के लिए भी है। वहाँ उस ऑनलाइन प्रेजेंट है ये सोसाइटी, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इंडियन एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी। इसमें वो रेगुलरली इस बारे में बात करते हैं, अपडेट्स करते रहते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प होएगी। ये तो थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सारी जानकारी। पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा की थी, जिस प्रसूति के बाद के महिलाओं को क्या समस्याएं होती है, उस पर हमसे चंद्रपुर से किसी ने सवाल किया है। और सवाल ये है कि अगर डिलीवरी के चौथे महीने 4 महीने के बाद ही अगर पीरियड्स आ गए तो उसके स्तनपान में या ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये नॉर्मल है क्या? हाँ, पीरियड्स आना चौथे महीने में ही नॉर्मल है। कुछ लोगों को तीसरे दूसरे महीने से आना शुरू हो जाता है। सो पीरियड्स आना ऐसे समय में नॉर्मल है और इससे स्तनपान कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्तनपान एडिक्वेटली चल रहा है, यानी कि दिन में एटलीस्ट 2-2 घंटे में आप दूध पिला रहे हैं और रात में 3 या फिर 4 घंटे से ऊपर नहीं हो रहा है दूध पिलाना, तो आपको पीरियड्स ऐसे में डिले होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिन्हें इतना करने के बाद भी आ जाता है, सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वक्त, अगर आपके पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं तो आप ओव्यूलेशन भी कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओव्यूलेशन यानी कि अंडा छूटना। अगर पीरियड्स रेगुलरली आ रहे हैं तो अंडा छूटना भी शुरू हो जा रहा है, तो आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी तुरंत रुक जाएगी। इसलिए आपको कोई मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना होगा अगर आप फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं तो आज हमने जाना एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय होते हैं, क्या उसके ऊपर हमारे उपचार होते हैं। हमें डॉक्टर अनन्या दीक्षित ने सब कुछ बताया। उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हो सकता है कि दर्शकों के ऐसे कुछ सवाल हो जिसके जवाब आपको नहीं मिले हो, तो हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। अगले एपिसोड में डॉक्टर अनन्या आपको आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर, अगर किसी को आपसे मिलना हो, आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? अगर आपको हॉस्पिटल में आके दिखाना है तो मैं बालाजी हॉस्पिटल में प्रेजेंट हूँ एवरीडे। मंडेज़ को राजूरा में प्रेजेंट हूँ डॉक्टर कतवारे हॉस्पिटल में, मनायू। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन कुछ पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में हूँ, हेल्प डेस्क डॉक्टर अनन्या नाम से, HELPDESK DRANNYA। पर सोशल मीडियाज़ में आई एम नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब यू एनी ट्रीटमेंट। सो मैं आपको बता सकती हूँ क्या हो रहा है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई क्लिनिकल आपके ऊपर कोई आपको चेक नहीं किया होता है, इसलिए मैं वहाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती कुछ भी। आपको अगर मिलना है आगे तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक में मिल सकते हैं, बालाजी हॉस्पिटल। बालाजी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट है, चंद्रपुर में। ऐसा जाना जाता है कि मार्च एंडोमेट्रियोसिस के लिए उसका ही मंथ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सो अवेयरनेस मंथ्स इसलिए बनाए गए थे कि हम उस पर्टिकुलर डिसीज़, कंडीशन, डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर सकें बेहतर तरीके से। आप साल भर भले करो ना करो, लेकिन उस महीने आप ज़रूर करो जिससे लोगों तक जानकारी पहुंचे। सो जैसे एड्स डे, इट्स नॉट हैप्पी एड्स डे, जैसे हैप्पी बर्थडे, वो एड्स अवेयरनेस डे। वैसे ही जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ है। सो मार्च वो मंथ है। सो हम बहुत ही अच्छे टाइम पे इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ मार्च में हमने ये टॉपिक का चयन किया है। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले हफ्ते ठीक 12 बजे CTV हेल्प डेस्क में। और तब तक खुश रहे तथा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।